हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का है सब्जेक्ट। ये बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन जो है, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर करवा दिया था। अब हमें पढ़ना है इसका थर्ड चैप्टर, जिसमें ज्ञान मीमांसा के बारे में बताना है और ज्ञान के प्रकार के बारे में बताना है। वो सब इसमें टॉपिक कवर करना है। आप लोगों के पास बहुत टाइम जो है वो बहुत कम है, तो मैं आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से नहीं समझा सकती। जो छोटे छोटे जो हेडिंग्स में दे रखे हैं ना, उसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ आए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना है ज्ञान मीमांसा के बारे में। तो ज्ञान मीमांसा एक हेडिंग है उसमें। तो ज्ञान और मीमांसा दोनों अलग अलग वर्ड है, जिसको मिलाकर बना है ज्ञान मीमांसा। मीमांसा इसमें जो है, इसका वर्ड है सिद्धांत के रूप में मीमांसा को देखा गया है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा को, या इसे बोला जाता है ज्ञान का सिद्धांत। हर इंसान का, हर चीज़ का, जैसे कि राजनीति में देख लिया, उसके भी एक सिद्धांत होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं। तो सिद्धांत में क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमें जानकारी हमें गेन करनी होती है। तो जैसे राजनीति में हो गया, राजनीति सिद्धांत क्या करता है कि राजनीति के बारे में जितने भी उसमें विषय पढ़े जाते हैं, राजनीति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उसको पढ़ा जाता है। अब ज्ञान का सिद्धांत जो है उसमें भी यही होता है। तो ज्ञान से रिलेटेड के ज्ञान किस प्रकार से हम गेन कर रहे हैं, जो नॉलेज है उसको हम गेन कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पर हम करते हैं, तो वो सिद्धांत है, इसके बारे में आज हमें जानना है। तो ज्ञान मीमांसा जो इसमें दे रखा है, तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है कि दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जो ज्ञान का युक्तिबद्ध अध्ययन करती है। ज्ञान का युक्तिबद्ध अध्ययन मतलब कि जो नॉलेज हमें मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, इसका युक्तिबद्ध होता है। एक प्रकार से हम बिना किसी के सपोर्ट करे, युक्ति संगत जिसे बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है, उसका अध्ययन करती है ज्ञान मीमांसा। युक्तिबद्ध बोलो या फिर तर्क संगत बोलते हैं, कि तर्कों के आधार पर ही ये जो है, जो ज्ञान है उसको एग्जैक्टली इसमें डेफिनेशन बताई गई है इसमें, कि ज्ञान मीमांसा होता क्या है। दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा के रूप में से देखा गया है, जो ज्ञान का युक्तिबद्ध अध्ययन करती है। युक्तिबद्ध अध्ययन, जैसे कि मैंने बताया, कि युक्ति संगत के तर्क संगत के तर्कों के आधार पर ही उसको सपोर्ट करके उसका अध्ययन करती है कि एक्चुअल में नॉलेज होती क्या है, कहाँ से जो इंसान है वो नॉलेज गेन करता है। तो ज्ञान मीमांसा ज्ञान के स्वभाव, उद्भव और परिधि के विश्लेषण के साथ साथ विश्वास की तार्किकता, ज्ञान के वैध स्रोतों तथा उनके प्रमाणीकरण के संपृक्त है। ज्ञान मीमांसा का ध्येय सत्य के स्वरूप को समझकर सत्यता और असत्यता के भेद को स्पष्ट करना है। अब आप लोग जानते होंगे, छोटा सा बच्चा होता है, कोई भी नॉलेज गेन करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कैसे नॉलेज गेन करता है। वो अपने माइंड, जो हमारे अंदर दिमाग होता है, वो अपने दिमाग लगा के उसका इस्तेमाल करता है या एनवायरनमेंट से इस्तेमाल करता है। तो ज्ञान मीमांसा जो है, जो भी नॉलेज बच्चा गेन कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करता है कि ज्ञान मीमांसा का काम क्या होता है, कि जो भी बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है उसका सत्यता और असत्यता के भेद को स्पष्ट कर सके, कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी नॉलेज वो गेन कर रहा है वो उसके लिए सही है या गलत है। तो ज्ञान मीमांसा का काम भी यही होता है, कि ज्ञान चेक करना, कि नॉलेज चेक करना कि किस प्रकार से वो गेन कर रहा है। तो ज्ञान मीमांसा का टॉपिक इसमें यही है कि सत्यता और असत्यता के भेद को स्पष्ट करती है, कि क्या सही है उसके इंसान के लिए, कि कौन सी नॉलेज वो गेन कर रहा है, क्या चीज़ गलत है। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है। अब जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, कि ज्ञान की जब उत्पत्ति हुई थी, कि किस प्रकार से नॉलेज गेन करते हैं, उसकी उत्पत्ति के लिए 3 सिद्धांत हैं, उसका उदय माना गया है इसमें। कैसे? पहला, इसमें जो सिद्धांत के आधार पर क्या बताया, ज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रमुख सिद्धांतों का उदय इसमें माना गया। कैसे? पहला है बुद्धिवाद, दूसरा है अनुभववाद, तीसरा है आलोचनावाद। बुद्धिवाद में क्या होता है कि इसका जो दर्शन शास्त्र है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें पहला इसमें सिद्धांत है अनुभववाद सिद्धांत। अनुभववाद सिद्धांत या दूसरा टॉपिक मैंने आगे पीछे बताया है, लेकिन आगे पीछे भी इसे लिख सकते हैं। तो पहले सिद्धांत में क्या, अनुभववाद सिद्धांत में, कि जो इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, जॉन लॉक। अनुभववाद के सिद्धांत के अनुसार अनुभव ही ज्ञान की जननी है।
अनुभव ही ज्ञान की जननी का मतलब ये होता है कि जो इंसान है नॉलेज गेन वो किस बिहाफ पे करता है कि जब एनवायरनमेंट से जो उसको एक्सपीरियंस मिले होते हैं, एनवायरनमेंट में रहकर, समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर जो जो उसे नॉलेज गेन करता है वो, तो उसी बिहाफ पर वो सीखता है। और जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरे कागज़ के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो वो तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह ही होता है। उसका दिमाग जो होता है, उसका मन दिमाग जो होता है वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है, सोसाइटी से जुड़ता है। तो उसी बिहाफ पर ही वो वातावरण के संपर्क में आता है और वो नई नई चीज़ों को अंकित करता है, उसको नई नई चीज़ों का जो है अपने दिमाग में अर्जित करता है। इसी प्रकार जो है अनुभववाद के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की सामग्री बाहरी वातावरण से आती है। कि ज्ञान की सामग्री मतलब कि जो बच्चा नॉलेज गेन करता है वो बाहरी वातावरण से आता है। कि अनुभववाद से ही मतलब कि अनुभव के आधार पर ही जो बच्चा है वो सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है। अनुभववाद सिद्धांत के अनुसार हमारी जान जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित है। जन्मजात मतलब कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं, हमें बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर नॉलेज नहीं आ जाती, हमारे अंदर दिमाग नहीं आ जाता, हम धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को, एनवायरनमेंट से जुड़ता है हमारा, तो उसी से ही अर्जित करता है। और हर प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुभव को समस्त ज्ञान का स्रोत माना जाता है। यह संपूर्ण ज्ञान हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से आता है, अंदर से नहीं। मनुष्य जाति को ज्ञान विन्हें इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब कि अनुभववाद में क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि का जो दिमाग है उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो इनका ये जो है जॉन लॉक, इनका मानना ये होता है कि जो बच्चा होता है वो अनुभव के आधार पर ही सीखता है। तो अनुभववाद सिद्धांत जो है ये टॉपिक इसमें पहला है। अब आता है बुद्धिवाद का सिद्धांत। पहले पढ़ा था अनुभववाद का सिद्धांत कि अनुभव के आधार पर ही बच्चा जो है ज्ञान अर्जित करता है। अब आता है बुद्धिवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? सुकरात और प्लेटो, इनके द्वारा किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। सुकरात और प्लेटो ने यह भी माना है कि इंद्रिय ज्ञान असत्य और अस्थायी है या फिर काल्पनिक है। बुद्धिवाद का सिद्धांत आरंभ प्रवर्तक भी कहा जाता है। बुद्धिवाद का सिद्धांत ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और स्रोत संबंध का द्वितीय सिद्धांत है। जो ज्ञान मीमांसा है उसका दूसरा सिद्धांत है। ये ही निश्चित सत्य और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात बुद्धि ज्ञान का अंतिम साक्ष्य है। हमें बुद्धि जन्म से मिलती है और इस सिद्धांत के अनुसार हमें उसी से समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धिवाद के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का संबंध हमारे जन्म से है, अर्थात जन्मजात है। अब ये जो है प्लेटो और सुकरात, इनका मानना ये है कि बुद्धि के से ही इंसान जो है जन्मजाति, उस इंसान को बुद्धि मिली होती है, हमारे अंदर जो होता है वो जन्मजाति होता है दिमाग। तो दिमाग के जो है उसी से ही इंसान जो ज्ञान है वो अर्जित करता है, वो जन्मजात होता है। दुनिया में आने के बाद जो बच्चा होता है उसको दिमाग जन्म से ही मिला होता है, तो उसी बिहाफ पर ही वो ज्ञान अर्जित करता है। तो इनका मानना ये होता है। तो इसी के थ्रू ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें बुद्धि जन्म से मिलती है और सिद्धांत के अनुसार हमें उसी से समस्त प्रकार का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। जो बुद्धि है, बुद्धि तो हमें जन्म से ही मिलती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार ये भी कहा गया है कि हर प्रकार की जितनी भी ज्ञान होते हैं, जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है वो हम अर्जित करते हैं, वो हम गेन करते हैं। ये दो सिद्धांत इसमें बताए हैं। अब तीसरा है आलोचनावाद सिद्धांत। इनका मानना है इसमें क्या है कि दार्शनिक कांट को भी माना जाता है, प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक कांट को माना जाता है, आलोचनावाद के प्रवर्तक को। और कांट ने जो है वो ज्ञान मीमांसा को दर्शन शास्त्र का केंद्रीय प्रश्न बना दिया था। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को ही इनका संयोजन माना। इनका मानना ये था कि सिर्फ जो बुद्धि है उनकी सहायता से ही हम जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर सकते, इसमें अनुभव भी बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट में रहकर जो बच्चा होता है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सीखता है।
तो जिस इंसान के अंदर दिमाग होता है वो एक्सपीरियंस लेकर सीखेगा, और बिना एक्सपीरियंस के बुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना बुद्धि के एक्सपीरियंस की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो एक्सपीरियंस जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, जो अनुभव हमें मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना दिमाग लगाते हैं, सही और गलत का फैसला कर पाते हैं। तो बुद्धि का होना ज्ञान अर्जित करने के लिए और अनुभव का होना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, उसका जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए। क्योंकि बुद्धि जो है वो कारखाना है जहाँ अनुभव अर्जित होते तथा ज्ञान का रूप बुद्धि से प्राप्त होता है। इनके अनुसार इंद्रियां और निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करती है। बुद्धि उन संवेदनाओं को विभिन्न प्रकार आकार देती है और ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि और इंद्रियानुभव दोनों से की जाती है। अनुभव से भी और जो बुद्धि है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जब एनवायरनमेंट में कोई बच्चा रहता है, जब तक वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो सही और गलत का फैसला कैसे करेगा। और अगर इंसान के अंदर जन्मजात बुद्धि होती है तो ऐसा तो है नहीं कि जन्म से ही इंसान के अंदर दिमाग होगा तो उसके अंदर सारी नॉलेज भरी रहेगी। जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे नई नई चीज़ों को एनवायरनमेंट से जुड़कर उससे कनेक्ट होकर ही नई नई चीज़ें सीखता है। अब हम स्कूल लाइफ में रहकर कॉलेज लाइफ की स्टडी तो नहीं कर सकते। जब तक हम कॉलेज लाइफ में नहीं आएंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, उसके ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तो कॉलेज की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसी बिहाफ पर जो बच्चा होता है हमारे अंदर, ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही हम इतने इंटेलिजेंट है कि हर चीज़ हमें आती होगी। ऑब्वियसली कि लाइफ में रहकर, जो सोसाइटी है उसमें रहकर, जो जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है उसी में रहकर ही बच्चा सीखता है, और हम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो दोनों की आलोचना करी थी इन्होंने कांट। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत इसमें बताए हैं कि ज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है। अब आता है ज्ञान के निर्माण के विभिन्न चरण, क्या अवस्थाएं क्या है, ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें विश्वास, कि कभी भी कोई भी नॉलेज हम गेन करते हैं उसमें विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उसी बिहाफ पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्ञान हम का जो निर्माण करते हैं, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, उसमें विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज्ञान को एक प्रकार का विश्वास भी कहा जाता है, आभास भी कहा जाता है और प्रतीति भी कहा जाता है इसमें। तो एक प्रकार से मानसिक अवस्था होती है कि हाँ इस चीज़ को हम मानते हैं, कि इस चीज़ में हम बिलीव रखते हैं कि हाँ वो नॉलेज हमें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इस चीज़ का हमें पता होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि जैसे आकाश में घने काले बादलों को देखकर कृषक को विश्वास हो सकता है कि वर्षा होगी, क्योंकि उसको इस बात पर बिलीव रहता है कि अगर जो आकाश में घने बादल हैं तो हो सकता है कि बारिश हो। तो इस चीज़ का उसको विश्वास होता है कि हाँ बारिश होगी। तो बारिश जो है इस चीज़ का उसको नॉलेज है कि बारिश होगी, इससे कि बादल जो है वो घने हैं तो इस बिहाफ पर बारिश होगी। तो एक प्रकार से विश्वास होता है इस चीज़ का। तो ये एक पहला चरण है ज्ञान का। दूसरी चीज़ तथ्य, कि इस शब्द को रसेल ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि प्रत्येक वस्तु जो इस दुनिया में विद्यमान है। जो रसेल है नाम है किसी विद्वान का, तो उन्होंने ये कहा है इसे, हर एक वस्तु जो है वो इस दुनिया में विद्यमान है। जैसे कि तथ्य, फैक्ट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, तो जो चीज़ अवेलेबल होती है हम उसी पर ही फोकस रहता है। तो तथ्य में क्या होता है, उदाहरण के लिए इसमें बता रखा है पहाड़ों का अस्तित्व एक तथ्य है और कोई कथन करना भी तथ्य है। तथ्य का अर्थ इस बात में निहित है कि किसी भी कथन की सहायता अथवा असत्यता के विश्लेषण के लिए न्यूनतम कितना जानना अनिवार्य है। तो इसमें यह बताया गया है कि पहाड़ों का अस्तित्व एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि हाँ पहाड़ है। अब जैसे कि नॉर्थ साइड में देखा जाए, जैसे उत्तराखंड एरिया में देखा जाए तो पहाड़ वगैरह बहुत है, ये चीज़ हमें पता होती है, तो ये फैक्ट है एक तरीके से। तो पहाड़ों का अस्तित्व, देश में रहना या फिर लोगों के बीच वहाँ पे रहना, तो एक प्रकार से ये तथ्य हो गया। और दूसरी तरफ इस चीज़ का कि कोई कथन कर रहा है उस पर, कि उस पर ये चीज़ बता रहा है उसे कि यहाँ पे पहाड़ इतने सारे और यहाँ पे हरियाली है और यहाँ पे लोग बसे हुए, तो एक प्रकार से ये तथ्य हो गया। तो इस चीज़ पर भी बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए जब लोग हमें बताते हैं कि ये चीज़ है, तो हमें पता होता है कि वो चीज़ है उस जगह पर। ऐसा तो है नहीं कि हम घर बैठे बैठे हम सब जगह घूम आए हों, ऐसा तो नहीं होता कि हम जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो गया या किसी के थ्रू हो गया, गूगल मैप में देख लिया, तो ये सब चीज़ें हमें पता होती है, किसी के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। तो एक तथ्य भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज गेन करने का, क्या तथ्य कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो सही है गलत है इस चीज़ का फ़र्क करने में, कि कोई काल्पनिक चीज़ है, कोई हमें बता रहा है कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है वो चीज़ हमें बता रहा है, उसको ग्रैस्प करना है या नहीं करना, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है।
तीसरा पॉइंट है सत्यता, जिसमें बताया था कि जो चीज़ है या नहीं है वो चीज़ हमें पता होती है उस चीज़ के लिए। लेकिन सत्यता में क्या होता है कि पहले हमने समझा कि किसी विश्वास अथवा प्रतीति का प्रयोजन ये वर्णन करता है कि वस्तु वास्तव में किसी रूप में होती है, कि जो चीज़ अवेलेबल होती है, जो चीज़ फैक्ट है, फैक्ट में क्या होता है कि जो चीज़ अवेलेबल होती है वो चीज़ हम तक पहुँचती है तो हम वो नॉलेज गेन करते हैं। तो एक प्रकार से सत्यता में क्या होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ के लिए भी देखा जाता है इसमें। अब असत्य विश्वास कभी ज्ञान नहीं कहला सकता, कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, नॉलेज नहीं कहा जा सकता किसको, असत्य विश्वास को। असत्य विश्वास की जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर हम विश्वास क्यों करें, जो चीज़ फैक्ट ही नहीं है, कि जो चीज़ हमारे सामने जो चीज़ नज़र नहीं आ रही हम उस पर विश्वास क्यों करें, तो वो ज्ञान नहीं होता। जो चीज़ हमारे सामने अवेलेबल होती है वो ज्ञान होता है। तो सत्यता में ये होता है कि कितनी सच्चाई है उस चीज़ में, उस चीज़ को जानना और उसको हम फिर गेन करते हैं। तो एक प्रकार से ये पूरा चरण है। पहला पॉइंट इसमें बताया था मैंने कि विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरा उसमें फैक्ट होना ज़रूरी होता है कि वो रियल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस पर हमें पता भी नहीं होता कि हम कितनी नॉलेज उसमें गेन कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें पता है नहीं पता, तो उसमें नहीं पता होता। और तीसरी चीज़ है सत्यता, कि उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितनी सच्चाई है तो ये नॉलेज हम गेन करते हैं। तो जो असत्य विश्वास है वो कभी भी नॉलेज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह सत्य विश्वासों के समूह में इजाफा कर रहा है। जो चीज़ सच है, सच पर यकीन करते हैं, हर कोई इंसान जो होता है वो सच पर यकीन करता है, तो उस पर इजाफा कर रहा होता है। तो हम नॉलेज गेन करते हैं, उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सच्चाई होती है। तो एक प्रकार से वो नॉलेज हम नई नई चीज़ों को हम सीखते हैं, और साथ साथ उसके असत्य विश्वासों के भंडार में भी कमी आती है, कि जो अनरियलिस्टिक जो लाइफ जीता है कोई इंसान के, उसको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है नहीं है, तो उस चीज़ में भी कमी आती है। तो इसीलिए ये मानकर चल रहे हैं कि वस्तुगत सत्यता होती है, और जिसके साथ हमारे विश्वास या प्रतीतियाँ मेल खा जाती हैं। हमारा विश्वास होता है उस पर कि क्या चीज़ें अवेलेबल है, और क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और किस चीज़ को हमें किस चीज़ की नॉलेज हमें गेन करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें दे रखा है ज्ञान के प्रकार के बारे में। बुक में कुछ हार्ड लैंग्वेज दे रखी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीडीएफ बताती हूँ, पीडीएफ में कि 3 अंग में कैसे आएगा, कि ज्ञान के जो 3 भाग हैं। पहला है पूर्ववर्ती ज्ञान। इसका मतलब ये होता है, जो ये पूर्ववर्ती ज्ञान है वह ज्ञान होता है जिसके अनुभव द्वारा सत्यता या असत्यता को स्रोत के पूर्ण या बिना निर्धारित किया जा सकता है। पूर्ववर्ती ज्ञान की सार्वभौमिक वैधता होती है तथा एक बार सत्य शुद्ध तर्क के प्रयोग द्वारा रूप में पहचाने जाने के पश्चात अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। तार्किक या गणितीय सत्य स्वाभाविक पूर्ववर्ती होते हैं, उनको अभी अनुभवजन्य वैधता की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्ववर्ती ज्ञान क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है पुरानी जो हमें पहले से जो ज्ञान हमें मिला हुआ होता है, उसी के बिहाफ पर हम जो नई नॉलेज गेन करते हैं उसे बोला जाता है पूर्ववर्ती ज्ञान। के पहले की जो ज्ञान है उसी से ही सीखकर हम आगे नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में, उसी से ही सीखते हैं। तो पूर्ववर्ती ज्ञान ये होता है। तो इसके ज्ञान के 3 भाग बताए गए हैं कि सही और गलत का निर्धारण करने में ये मदद करता है, और इसमें अनुभवजन्य वैधता की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो अनुभवजन्य वैधता की आवश्यकता जो लिखी है, अनुभव क्या होता है? अनुभव के आधार पर बच्चा सीखता है, तो अनुभवजन्य वैधता की आवश्यकता नहीं होती। पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको इन्वॉल्व करके नई नई चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करता है और उसे नई चीज़ देता है। अब कैसे कि हमने पहले सीखा होता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे 11th और 12th में, जैसे कि तो ऐसा हुआ था कि हिस्ट्री पॉल साइंस पढ़ा था आपने 11th और 12th में, और वही आपकी जो 1st, 2nd, 3rd ईयर में उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आए होंगे, और उसी के अलावा उसमें नई नई चीज़ें ऐड कर दी होंगी। तो कॉलेज लाइफ में जो है वो स्कूल लाइफ से सीख के हम कॉलेज लाइफ में आए हैं, तो कॉलेज लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो स्कूल लाइफ से ही सीख के हमने नई नई चीज़ों को उसमें फिर ऐड किया है। कॉलेज लाइफ में जितने भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, कि जैसे कि हिस्ट्री पॉल साइंस में देख लिया, शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, कानून के बारे में पढ़ा होगा, तो वो आपने शायद 11th और 12th में पढ़ा होगा। अब एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन आपने पढ़ी होगी 11th 12th में, तो उसका अलग हो गया, गेमिंग का हो गया अलग से। तो एक प्रकार से हमने ग्रेजुएशन लेवल पे और अच्छी सी चीज़ों को सीखा। तो पूर्ववर्ती ज्ञान यही होता है कि हम नॉलेज जब गेन करते हैं पुरानी चीज़ों को उसमें ऐड करके नई चीज़ों को हम गेन करते हैं। तो ज्ञान का ये पहला भाग।
दूसरा भाग है इसमें परवर्ती ज्ञान। परवर्ती ज्ञान एक प्रकार से फैक्ट के रूप में इसमें देखा जाता है। ये ज्ञान जो है वो अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर होता है। अवलोकन करते हैं, अवलोकन होता है एक प्रकार से जांच पड़ताल जो करते हैं उसे अवलोकन कहा जाता है, और अनुभव के आधार पर होता है। ये ज्ञान कैसे होता है? अब वैज्ञानिक विधि द्वारा भी इसे बोला जाता है, जो ये वैज्ञानिक विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है ज्ञान, और जो उपयुक्त अवलोकन एवं निश्चित विवेचन पर बल देता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कथन को किसी तथ्यात्मक विषय वस्तु धारण करने की दृष्टि से तथा इनके सत्य और सत्यता असत्यता के निर्धारण में प्रयुक्त मानकों की दृष्टि से रखा जा सकता है। परवर्ती ज्ञान क्या होता है? परवर्ती ज्ञान होता है एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि द्वारा हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं जांच पड़ताल करते हैं किसी फैक्ट को लेकर। अब फैक्ट कैसे हो गया? जैसे कि पहाड़ों पे देखा जाए नई नई चीज़ों को देखा जाता है। अब खुदाई से नई नई चीज़ों को निकाल के ये जो वैज्ञानिक होते हैं नई नई चीज़ों को निकालते हैं, और हमें पता होता है हिस्ट्री के बारे में कि क्या मानव जाति का इतिहास क्या रहा था और मानव जाति का उद्भव कैसे हुआ था। तो ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं किसके थ्रू? वैज्ञानिकों के थ्रू। तो परवर्ती ज्ञान यही होता है कि जो ये फैक्ट निकाल के देते हैं, सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है उसमें, कितना झूठ है उसमें, तो वो सब चीज़ें कौन निकाल के देता है? वैज्ञानिक। तो उन्हीं की बातों को हम ऐड कर देते हैं अपनी लाइफ में, हम उससे नॉलेज गेन कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें दे रखा है, बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ सफ़ेद होती है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा को चलाने वाली होती है धातु। और ये कथन हमें तथ्यात्मक सूचना प्रदान करते हैं जिनकी सत्यता और असत्यता के निर्धारण केवल अवलोकन एवं पुष्टि के आधार पर किया जा सकता है। ये जो है इनका निर्धारण किस बिहाफ पर किया जा सकता है? अवलोकन के आधार पर जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक और इतिहासकारी होते हैं ये सब जो जांच पड़ताल करते हैं हर चीज़ को, नई नई चीज़ों को निकाल के लाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को निकाल के लाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे जो दूसरे लोग हैं वो सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो सच्चाई और कितनी झूठ है उसमें, उसका निर्धारण कौन कर सकता है? अवलोकन और पुष्टि के आधार पर किया जा सकता है। तो ये परवर्ती ज्ञान हो गया। अब तीसरी चीज़ है अनुभवजन्य ज्ञान। अनुभवजन्य ज्ञान होता है अनुभव के आधार पर जो बच्चा सीखता है। तो ये भी मैंने पॉइंट पहले बताया था। अनुभवजन्य क्या होता है? अनुभवजन्य में ये होता है कि जो ये अनुभवजन्य ज्ञान है वो अस्थायी होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ इतनी नॉलेज उसे मिली हुई है ऑलरेडी, और जितनी एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज जितनी मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। ऐसा नहीं है। जो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसमें नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है, कोई लिमिटेशंस तय नहीं होती है इसकी, और अनुभव के पूर्ण अस्तित्व में नहीं हो सकता है, या अवलोकन से संचालित नहीं किया जा सकता है। अवलोकन से संचालित मतलब कि जांच पड़ताल से संचालित नहीं किया जा सकता अनुभव को, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जितना भी अनुभव होता है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वो याद रखे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ भूल जाए। ऐसा तो नहीं होता। हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर इंसान का जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, हर इंसान की सोसाइटी अलग होती है। तो इंसान जो भी नॉलेज गेन करता है अपने बिहाफ पर, अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो होता है वो अनुभव के आधार पर ही नॉलेज गेन करता है। तो ये 3 भाग दे रखे हैं इसमें, मूलतः 3 प्रकार के जो कथनात्मक ज्ञान है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, और यह इस प्रकार के हैं कि ज्ञान प्रश्न की संरचना की पूर्ति होती है। पाठ्यचर्या योजना के लिए इनका महत्वपूर्ण निहितार्थ है। ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 पॉइंट्स थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चा होता है अनुभव के आधार पर सीखता है। परवर्ती में क्या होता है कि फैक्ट्स वगैरह होते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा निकाले जाते हैं और जिनको हम नॉलेज गेन करते हैं। और पूर्ववर्ती ज्ञान में क्या है कि पुरानी चीज़ों को जो है, जो चीज़ हमें पता होती है पहले के टाइम पर, उसको शुद्धिकरण की जाती है उसकी, और नई नई चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो 3 प्रकार के इसमें ज्ञान है। तो ये पूरा चैप्टर इसमें ही था, मैंने आपको पूरा कवर कर दिया, जिसमें मैंने ज्ञान मीमांसा के बारे में भी बताया और उनके प्रकार के बारे में भी बताया। तो 3rd चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।